नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता होगा कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी सेवक और पायलट बैच में इतिहास की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी दिनों से करते भी आ रहे हैं। चलो जी, तो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे। प्रदीप यादव जी हमारे साथ हैं। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। गोविंद पनवार जी भी हैं, अभिषेक कुमार हैं। अन्नू, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। चलो जी, संदीप वर्मा है। अमर सिंह 19 प्रणाम। गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, तो आशीर्वाद पक्का है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी आप सभी का सिलेक्शन होगा और फिर मुलाकात होगी, ठीक है। चलो, आ, अब मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही शाम को ग्रुप ओपन होता है तो बच्चों का एक ही कमेंट्स आता है, सर जी 21 तारीख वाली वीडियो अपलोड नहीं हुई है। तो मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ दोबारा। वो वीडियो मैंने भारे से मतलब क्लास ली थी और उसमें जो है आवाज और मतलब मिसमैच हो रही है, तो इसलिए वो अपलोड हुई थी, लेकिन जब देखी तो वो हटा दी गई। तो मैं कहना चाहूंगा भैया कि किसी दिन जैसे ही हमें फ्री सा टाइम मिलेगा तो हम उसे दोबारा कर लेंगे। बाकी उसके नोट्स पड़े हुए ही हैं, उनसे कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा ना कहने की जरूरत मुझे अब पड़े तो आप समझ जाएंगे, सभी के सभी समझदार तो हैं ही। चलो, ठीक है ना। तो सभी एक बार थंब का निशान लगाकर मुझे बताएंगे कि सर जी हम रेडी हैं, अब क्लास स्टार्ट की जाए। बहुत बढ़िया तरीके से। नमस्ते केशपाल सर जी, औरैया की धरती से प्रणाम। प्रणाम आपकी स्वीकार होगी। और जल्दी से एक बार मुझे थंब का निशान लगाकर बताती चलेंगे सर जी अब क्लास स्टार्ट की जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ कह ही रहे हैं सर जी, हाँ क्लास अब स्टार्ट की जाए। चलो, तो मित्रों क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, घटाना भाई की राम राम सर जी, लव यू आपकी स्वीकार है। चलो बहुत बढ़िया, तो आई लव यू सर जी। चलो, जब ही करूंगा स्वीकार जब आपका सिलेक्शन होगा तुम्हारा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा मेरे प्यारों, गुप्त साम्राज्य। कौन से साम्राज्य की बात होगी? गुप्त साम्राज्य हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मित्रों, कुषाण साम्राज्य के विघटन के बाद, भाई कुषाण साम्राज्य हमने इससे पहले पढ़ा मौर्योत्तर काल में, और मौर्योत्तर काल में जो विदेशी उत्तराधिकारी थे उसमें अंतिम जो वंश था वो कुषाण ही था। अब कल हमने एक कुषाण जो है कंप्लीट कर दिए, और आज जो हमारा जो होगा वो होगा भाई साहब आपका गुप्त साम्राज्य। मित्रों, कुषाण जो शक्ति थी ना, उसके विघटन के बाद भारत में जिस विकेंद्रीकरण के युग का प्रारंभ हुआ है उसका नाम था मेरे प्यारो गुप्त साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य सर जी? गुप्त साम्राज्य। और यदि मैं बात करूं, जो ये जो गुप्त हैं ये कुषाणों के ही सामंत थे। यदि मैं बात करूं किसके सामंत थे सर, तो कुषाणों के ही सामंत थे। तो एक बार आप सभी को डाल देना है गुप्त साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? तो इस तरीके से आप हेडिंग डालते चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, गुप्त साम्राज्य, ठीक है। चलो, तो आपने डाल दिया होगा गुप्त साम्राज्य, तो लिखते भी चलना है। मैं बताऊं तो कुषाण शक्ति के विघटन के बाद, जब विघटन हो गया, भारत में एक नए विकेंद्रीकरण युग का प्रारंभ हुआ है जिसका नाम था गुप्त साम्राज्य। ये जो गुप्त राजा हैं ये कुषाणों के ही सामंत थे। किसके सामंत थे सर जी? कुषाणों के सामंत थे। चलो ठीक है मित्रों, यदि मैं गुप्त के बारे में पढ़ूं तो बताया जाता है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। उसके बाद घटोत्कच आया, लेकिन इनका जो लेख है, मैं यदि अभिलेखों को खोजूं देखूं तो इनकी कोई विशेष जानकारी मुझे नहीं मिलती है। संस्थापक तो पता चलता है कि श्रीगुप्त था, इसके बाद घटोत्कच भी आया है, लेकिन इसकी कोई विशेष जानकारी मतलब कि उपलब्ध नहीं है।
जानकारी जो हमें जुटाई गई है तो वो चंद्रगुप्त प्रथम से जो 319 एडी में गद्दी पर बैठा है 334 एडी तक, तो वहां जी से गुप्त वंश का मैं उदय ही मान लूं। ठीक है ना, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। सामंत का मतलब होता है अधीन होना, ठीक है ना, क्या है, अधीन होना, ये था। चलो, अब बात किसकी आएगी, तो गुप्त साम्राज्य आपने डाल दिया, तो मैं एक बात करूंगा पहले गुप्त साम्राज्य की। ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश जो होगा मेरे प्यारो, कौन सी वंश की बात है, तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा गुप्त वंश भारतीय साम्राज्य का, कौन से साम्राज्य की बात है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं भारतीय इतिहास का। मैं इतिहास की बात करूंगा, साम्राज्य ना होगा ना, वो तो गुप्त साम्राज्य है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। पहले तो हम लिखेंगे सर जी कौन से युग की बात होगी, स्वर्ण युग कहा जाता है, ये आपको लिख देना है। ये क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे क्या कहा जाता है सर जी। तो गुप्त वंश जो होगा ये भारतीय इतिहास का, कौन से इतिहास की बात है, तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यदि मैं पहले यदि बात करूं, इससे पहले जो हमारा भारत है छोटे छोटे खंडों में विभाजित था। ठीक है ना, किसमें, छोटे छोटे खंडों में। इसे एकत्रित करना, इसे जोड़ने का जो कार्य हुआ है वो गुप्त राजाओं को जो है जाता है, तो इसलिए पूछा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन से जो वंश को कहा जाता है, गुप्त वंश को कहा जाता है। आ रही है बात समझ में। चलो जी, अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं संस्थापक। मेरे प्यारों किसकी बात होगी सर, हम बताएंगे संस्थापक, ये आपको करना है। ठीक है ना, संस्थापक ही तो होगा। चलो, संस्थापक कौन होगा, तो सर जी श्री गुप्त आपको बताना है। कौन से गुप्त की बात होगी, श्री गुप्त, इस तरीके से आप लिखेंगे। यदि मैं टाइम की बात करूं तो कुछ बुकों में तो दे रखा है लेकिन कुछ बुकों में नहीं है, तो और मिलता भी नहीं है। इसके जो है इतिहासकार इनके समय से अभी परिचित भी नहीं थे। तो इसी के साथ अगला जो राजा आएगा वो आएगा मेरे प्यारो घटोत्कच, ऐसे कर देना है, घटोत्कच। ठीक है, अगला जो राजा आएगा उस राजा का नाम होगा घटोत्कच। इसके भी जानकारी हमें समय की, ना इसकी उपलब्धियों की, ना इसके कार्यों की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है ना, तो श्रीगुप्त भी ऐसा ही होगा और घटोत्कच भी होगा ऐसा ही। ठीक है, चलो, अब बात किसकी आती है, इतना तो पॉइंट आपको लिख देना है और अगले पेज पर चलना है। और अगला जो पेज होगा वो, एक सेकंड, वो होगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। यहां से भाई साहब हमें जानकारी जो है गुप्त साम्राज्य की मिल जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम, इस तरीके से आपको लिखना है। कौन से प्रथम की बात होगी, चंद्रगुप्त प्रथम। और एक और मैं आपको बताऊं कि यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। 319 एडी से ये 334 एडी तक गद्दी पर बैठा है। यदि बात किसकी होगी मेरे प्यारो, सरची यहां पर बात होगी चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब से कब तक बैठा है, तो मैं आपको बताऊं सर, ये गद्दी पर बैठा है 319 ईस्वी से लेकर 334 ईस्वी तक गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो आपको बताना है। चलो जी मेरे प्यारो, चंद्रगुप्त प्रथम की यदि मैं बात करूं, इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये वास्तविक संस्थापक है। पूछा जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। तो ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा होगा और यहां से हम लिखते चलेंगे। गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक शासक था, तो ये आपको लिखना है सर जी कौन से वंश का। यदि मैं बात करूं सर गुप्त वंश का, गुप्त वंश का प्रथम, इस तरीके से आपको लिखना है, गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक, ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, कौन से संस्थापक की बात होगी मेरे प्यारो, वास्तविक संस्थापक। ठीक है ना, गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, जब परीक्षा में आएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा। चंद्रगुप्त प्रथम था यदि आएगा क्वेश्चन तो।
कौन था सर जी? गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक जो संस्थापक है वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ये नोट करते चलना है, यदि वास्तविक बात आएगी, ये वास्तविक शब्द आपको नोट कर देना है, तो चंद्रगुप्त प्रथम आप बताएंगे। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? सर जी कौन सी उपाधि की बात होगी? महाराजा धीराज, ठीक है ना। वास्तविक का क्या अर्थ होता है? तो इन खामोखा की कमेंट्सन पे, ठीक है, इन्हें ब्लॉक मारियो। अब के जो भी लिखे, तुम्हें वास्तविक की ना पता, वास्तविक किसे कहते हैं? खामोखा में जो सुबह सुबह आप जो है छोटे छोटे शब्दों पर, इस पहले पढ़ाई क्या है भाई? यदि वास्तविक की ना पता नु वास्तविक क्या कहते हैं सर जी? पढ़ाई पे भी थोड़ा बहुत ध्यान लगा ले करो कि ये ऐसे ही करना है, नु वास्तविक किसे कहते हैं या उसे किसे कहते हैं। चलो, यदि आएगा गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक तो कौन होगा सर जी? चंद्रगुप्त प्रथम होगा। अब दूसरी एक और बात होगी, गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक। मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं कि गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम होगा। मेरे प्यारो, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन से? तो हम बताएंगे गुप्त साम्राज्य का सर जी, कौन से साम्राज्य की बात है? तो मेरे प्यारो आपको लिख देना है गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक। प्रथम कैसा शासक है? तो हम बताएंगे सर जी प्रथम स्वतंत्र शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। प्रथम स्वतंत्र शासक नाम क्या होगा सर जी? जिसने कौन सी उपाधि की बात है? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, कौन सी उपाधि की बात है? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। आएगा क्वेश्चन तो आपको बताना होगा आज की महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो आपको बताना है सर जी चंद्रगुप्त प्रथम था। मेरे प्यारों, कौन से प्रथम की बात होगी? तो आपको बताना है चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-320 एडी में गुप्त संवत की स्थापना की। मेरे प्यारों, कैसी? तो गुप्त संवत की। यदि मैं बात करूं, अभी यहां एक संवत में बताऊंगा, ठीक है ना, तो ये आपको लिख देना है सर जी 319 एडी, मतलब कि बताया जाता है 320, इस तरीके से आ जाता है 319-320 एडी में, ठीक है ना। गुप्त संवत, कौन से संवत की बात है मेरे प्यारों? गुप्त संवत की शुरुआत की। संवत, अब संवत की क्या होगा? संवत की जो है मतलब कि शुरुआत की। अभी यहां पर एक पॉइंट आएगा सर जी, शुरुआत की। ये संवत होता है कैलेंडर। क्या होता है सर जी? कैलेंडर। और हमारा जो राष्ट्रीय जो कैलेंडर है जिसे मैं पंचांग बोलूंगा, वो किस पर आधारित है? तो सभी को पता होगा सर जी, शक संवत पर आधारित है। कल मैंने कराया भी था, ठीक है ना, कल मैंने कराया भी था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है जो शक संवत किसने चलाया था? तो आप सभी को पता होगा सम्राट कनिष्क ने या राजा कनिष्क ने। मैंने कल आपको बताया 78 ईस्वी में क्या चला दिया सर जी? तो उन्होंने चलाया था शक संवत। और मेरे प्यारो 319 एडी में, ठीक है ना, क्या चला दिया? तो आप बताएंगे सर जी चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। अल बरूनी के अनुसार गुप्त संवत का प्रारंभ शक संवत के प्रारंभ के 241 वर्ष बाद हुआ है। नहीं, 241 वर्ष तक शक संवत ही चलता रहा था, ठीक है ना। किसके अनुसार? अल बरूनी। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आता है क्वेश्चन भाई साहब कि एक तो गुप्त संवत होगा, ठीक है जी, कौन सा संवत है? गुप्त संवत। और एक होगा शक संवत। एक कौन सा है? शक संवत। इन दोनों में वर्षों का अंतर कई बार हमसे पूछा गया है। तो गुप्त संवत चल रहा है 319 एडी में और शक संवत चल रहा है भाई साहब आपका
78 एडी में। और इन दोनों के डिफरेंस की यदि मैं बात करूंगा तो देखो 9 में से 8 गए तो एक बचा, सही है भाई। हाँ जी, तो 11 में से 7 गई सर जी, 4 बचा, और 3 तो यहाँ है ही। तो 241 वर्ष का डिफरेंस आता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। आता है क्वेश्चन की शक संवत और गुप्त संवत में कितने वर्षों का अंतर है, तो आप बताएंगे। यदि आपको वर्ष याद है तो आप कर देंगे, और नहीं तो भैया आगे को चल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अल वरूनी के अनुसार मेरे प्यारो गुप्त संवत का प्रारंभ शक संवत के, ठीक है ना, गुप्त संवत का जो प्रारंभ है वो शक संवत के 241 वर्ष के बाद हुआ है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हाँ, एडी का अर्थ ध्यान नहीं बताना सर। अच्छा, ठीक है, चलो, तो ये आपको बता देना है। ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, और आता है तो आप बताएंगे, ठीक है ना, आएगा तो आप बताएंगे निश्चित तौर पर। ठीक है, चलो जी, यहां तक पॉइंट आपके समझ में। हाँ सर, आगे चलो। चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम शासक था मेरे प्यारों, प्रथम गुप्त शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए, कहने का मतलब है स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, और आपको नोट करना है। क्या नोट कर देना है सर? चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम शासक था, गुप्त वंश की बात होगी। इससे पहले बिम कड़फिसेस ने चला दिए थे, नहीं तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना। कौन सा होगा सर जी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, प्रथम गुप्त शासक था, मतलब कि गुप्तों की बात है। प्रथम गुप्त शासक था, इस तरीके से आपको लिख देना है। प्रथम गुप्त शासक था सर जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए, या जिसने सोने के सिक्के चलाए, ये आप बताएंगे। जिसने सर जी स्वर्ण, स्वर्ण माने क्या होता है? सोने। जिसने स्वर्ण सिक्के सिक्के चलाए थे। आज देखते होंगे आप गिलट के सिक्के चल रहे हैं, पहले क्या थे सर जी? सोने मतलब स्वर्ण सिक्के चलाए थे। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा, जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा। क्या क्वेश्चन होगा सर जी? आज है कि किस गुप्त शासक ने सबसे पहले, मतलब कि गुप्त वंश के अंदर, तो किस गुप्त वंश ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो हम बताएंगे सर जी चंद्रगुप्त प्रथम होगा। वो चंद्रगुप्त प्रथम जिसने सर जी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऐसा क्वेश्चन निश्चित तौर पर हमसे पूछा जाता है, तो आपको बताना होगा मेरे प्यारों। अब इसके विवाह की मैं बात करूं, यदि विवाह की बात होगी तो एक लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन सी राजकुमारी है? तो आप बताएंगे सर लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हो गया। ठीक है ना, लिच्छवी राजकुमारी, इस तरीके से लिखना है सर, लिच्छवी राजकुमारी, और कुमारी का नाम क्या होगा सर? कुमार देवी। ठीक है ना, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। विवाह की बात है तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ, और इस विवाह में वैशाली का क्षेत्र चंद्रगुप्त जो है प्रथम के अधिकार में आ गया। जैसे ही लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ है, ठीक है ना, अब यहां नोट करके मैं लिख दूं, नोट करके लिख देना है। इस विवाह के तहत, जैसे ही विवाह हुआ है, इस विवाह के तहत मतलब कि लिख देना है, जैसे ही विवाह कुमार देवी से हुआ, लिच्छवी राजकुमारी है, विवाह के तहत मेरे प्यारों जो वैशाली का क्षेत्र है, आप नोट करके लिख देंगे। किसके क्षेत्र की? वैशाली का क्षेत्र। इस तरीके से लिखेंगे, वैशाली का क्षेत्र मेरे प्यारों चंद्रगुप्त प्रथम के अधीन आ गया। चंद्रगुप्त प्रथम फर्स्ट के, चंद्रगुप्त फर्स्ट के अधीन आ गया। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा, अधीन आ गया। जब आएगा तो आपको बताना होगा अधीन आ गया। मेरे प्यारों क्या क्वेश्चन है आज की? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी था। और कुमार देवी सर जी किसकी, मतलब कि कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी, लिच्छवी जो गणराज्य है उसकी राजकुमारी थी। और वो ठीक है ना, चलो जी, ठीक है। और वो, चलो ठीक है, तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा, और ये पॉइंट आपको नोट करना है बढ़िया तरीके से। अब इसी के साथ मित्रों
ये होंगे चंद्रगुप्त प्रथम से। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आते भी हैं। अब इसी के साथ गद्दी पर आता है, नाम होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, यदि मैं सेकंड वैसे क्रम वाइज की बात करूं तो वैसे आपको लिख देना है समुद्रगुप्त। कौन सा गुप्त होगा, तो हम लिखेंगे सर समुद्रगुप्त। इनके समय की बात, सर समय आप करेंगे 335 एडी से, ठीक है ना, ईसवी से लेकर और 375 एडी तक। अब एक और मैं आपको बताऊं, कई बुकों में, काफी बुकों में ये 380 भी दे रखा है। कितना दे रखा है, 380 एडी भी दे रखा है। लेकिन जो हमारा जो राइट है, यदि मैं राइट की बात करूंगा तो वो 375 होगा। ठीक है, वो कितना होगा सर जी, 375 होगा। तो यदि मैं समय की बात करूं तो 335 से 375 तक गद्दी पर बैठा है कौन, समुद्रगुप्त। और यदि ठीक है ना 375, क्योंकि इनके समय में बहुत डिफरेंस है। कई कई बुकों में देखूं कहीं 380 है, लेकिन यदि मैं एक्यूरेट मानकर चलूंगा तो वो 335 से लेकर 375 ही होगा, राइट एकदम। ठीक है, और यदि 375 ना आएगा तो भैया आप 380 भी कर सकते हैं। वैसे तो ठीक है ना, 375 ही आयोग ने राइट माना है। उपाधियों की बात होगी, समुद्रगुप्त जब गद्दी पर बैठा है तो इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की है, तो एक तो सर जी परम भागवत की उपाधि धारण की थी इन्होंने। कौन सी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, परम भागवत। अब क्वेश्चन आ जाए कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी, तो समुद्रगुप्त जो है समुद्रगुप्त ने। ठीक है, पराक्रमांक इस तरीके से लिखना है, पराक्रमांक की उपाधि भी मेरे प्यारों आती है कि पराक्रमांक, पराक्रमी तो है ही, पराक्रमांक परम भागवत ये समुद्रगुप्त ने धारण की है। अप्रतिरथ मेरे प्यारों, कैसी एक और उपाधि होगी, अप्रतिरथ की उपाधि इसने धारण की है। ठीक है ना, अप्रतिरथ। ठीक है, लिच्छवी दोहित्र, ठीक है, आपको एक और उपाधि लिख देनी है, लिच्छवी दोहित्र। ये आप बताएंगे दोहित्र, इस तरीके से लिख देना है, लिच्छवी दोहित्र। दोहित्र मतलब कि बात करेंगे इनकी जो मम्मी है, मतलब कि कुमार जो देवी जो थी, वो कुमार देवी मैंने लिखवाया होगा ना, लिच्छवी गणराज्य की मतलब कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। तो लिच्छवी दोहित्र, बेटी का जो लड़का होता है वो दोहित्र कहलाता है। जैसे सपोज करो हमारे नाना, उनकी बेटी, ठीक है, हमारी मम्मी, तो मैं दोहित्र हो गया उनका। ठीक है, तो ये हो गया लिच्छवी दोहित्र की उपाधि भी किसने धारण की है, समुद्रगुप्त ने। परम भागवत, पराक्रमांक, अप्रतिरथ ये उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने मेरे प्यारों। ठीक है, चलो जी। गरुड़ मुद्राओं में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। ये भी आप पहले पॉइंट लिख देंगे, इतना शक्तिशाली राजा था ये। ठीक है ना, कौन सी मुद्राओं की बात है, जब मैंने गरुड़ मुद्राओं को देखा, कौन सी मुद्रा, तो मेरे प्यारों आपको बताना है गरुड़ मुद्राओं में। ठीक है, गरुड़ मुद्राओं में समुद्रगुप्त को, कौन से गुप्त की बात है सर जी, तो हम बताएंगे समुद्रगुप्त को। गरुड़ मुद्राओं में समुद्रगुप्त को, ठीक है ना, 100 युद्धों का विजेता, मतलब कि 100 युद्ध, हाँ 100 युद्धों का विजेता बताया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100 युद्धों का विजेता। तो आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे 100 युद्धों का विजेता बताया है। किसको बताया है, तो आप बताएंगे सर जी गरुड़ मुद्राओं में समुद्रगुप्त को। मेरे प्यारों, जब गरुड़ मुद्राओं को मैं देखूं तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है, ये आपको बता देना है। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो होगा भैया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। कितना सुंदर क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन। मेरे प्यारों, जो भारत का नेपोलियन, नेपोलियन फ्रांस का था ना, ठीक है, नेपोलियन के अधीन एक विसेंट स्मिथ होंगे, और विसेंट स्मिथ ने कहा किसको, समुद्रगुप्त को, ये जैसे फ्रांस में जो है नेपोलियन का कार्य रहा,
जैसे नेपोलियन ने युद्धों को जीता है, इसी तरीके से भारत में यदि मैं समुद्रगुप्त की से मतलब कि नेपोलियन की यदि किसी से तुलना करूं तो वो समुद्रगुप्त होगा। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन, ठीक है ना, किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, को कहा जाता है। ये क्वेश्चन यदि आएगा तो मैं निश्चित तौर पर बताऊंगा, ठीक है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर जी समुद्रगुप्त को। किसने कहा? भाई बात ये भी तो होगी कहा किसने है। यदि मैं कहा की बात लिखूं तो आप लिखेंगे सर विंसेंट, ठीक है ना, विंसेंट स्मिथ आपको लिख देना है मेरे प्यारो, विंसेंट स्मिथ ने कहा। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया अपनी पुस्तक, यदि मैं पुस्तक की बात करूं तो ये छाप देना है, कौन सी पुस्तक में कहा है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आप लिखेंगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया सर जी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस तरीके से आपको छाप देना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हाँ जी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विंसेंट स्मिथ ने अपनी कौन सी पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है। तो आप बताएंगे सर अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो क्या बता देना है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इस तरीके से बताएंगे। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर जो है हमें बता रहे हैं, ठीक है। शॉर्टकट क्यों बता रहे हो सर? अरे भैया शॉर्टकट आ जाओ, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो ना तुम, आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो ये करना है विंसेंट स्मिथ, पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस तरीके से आपको बताना है। आगे पूछा जाता है मेरे प्यारो, यदि समुद्रगुप्त की मैं बात करूं, इस तरीके से लिखना है, कौन सा गुप्त होगा? तो आप बताएंगे सर समुद्रगुप्त, इस तरीके से लिखेंगे समुद्रगुप्त ने। एक तो है सर जी आर्यव्रत, कौन से व्रत की बात होगी? तो हम बताएंगे आर्यव्रत, ठीक है, आर्यव्रत हो गए। और एक हो गई सर जी दक्षिणा व्रत, ठीक है। कौन सी व्रत की बात होगी सर? दक्षिणा व्रत। तो समुद्रगुप्त ने मेरे प्यारों आर्यव्रत के 9, ठीक है ना, 9 राज्यों को जीता। यदि मैं बात करूं आर्यव्रत के 9 राज्य और दक्षिणा व्रत के 12 राज्यों को जीता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समुद्रगुप्त ने मेरे प्यारो आर्यव्रत, ये एक सेकंड, आर्यव्रत, आर्यवर्त ऐसे होगा, आर्यवर्त के 9 राज्यों और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीता है मेरे प्यारो। यदि मैं आर्यव्रत की बात करूंगा तो एक प्राग प्रशस्ति लेख है जो हरिसेन द्वारा अभिलिखित है, और उसकी 21वीं पंक्ति में मेरे प्यारो, कौन सी सर जी? जो 21वीं पंक्ति लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राज्यों को जीता था। और उसी प्राग प्रशस्ति लेख की 19वीं और 20वीं पंक्ति में लिखा है कि समुद्रगुप्त ने सरजी दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीता है, टोटल 21 राज्यों पर विजय प्राप्ति कर ली। इसलिए इसे जो है किसने? विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। सर जी क्या कह दिया? भारत का नेपोलियन कहा है। आर्य बात समझ में? अरे आर्य बात समझ में ना? ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलो, तो सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। चलो, तो ये पॉइंट आपने किए हैं। आते हैं क्वेश्चन तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे, ठीक है। चलो जी, अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। दूसरे पॉइंट की बात होगी मेरे प्यारो, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। क्या था सर जी? यदि मैं समुद्रगुप्त की बात करूं तो ये एक संगीत प्रेमी था, क्योंकि इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और उससे हमारे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि भाई साहब समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का प्रेमी था। क्यों? क्योंकि इसके सिक्कों पर ही वीणा बजाते हुए उसका चित्र अंकित था, तो इसलिए बताया जाता है मेरे प्यारो। तो ये भी आपको बताना है, समुद्रगुप्त की बात होगी। कौन से गुप्त की बात है सर? हम बताएंगे समुद्रगुप्त
कैसा था? संगीत प्रेमी था। आपको लिख देना है, यदि बात आपके जो है समझ में आ रही है तो आप लिखेंगे समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। संगीत प्रेमी था क्योंकि, क्योंकि सर जी उसके सिक्कों पर, क्योंकि ये आपको बताना है सर उसके सिक्कों पर, ठीक है, किसके? समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, सिक्कों पर, सिक्कों पर करना है, उसके सिक्कों पर, ठीक है ना, बीणा बजाते हुए। कैसे बजाते हुए? तो हम बताएं सर, बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आर्य बात समझ में? दिखाया गया, जो इसके सिक्के थे ना, जैसे दिखाया गया। अब देखेंगे हम सिक्का अपने मतलब कि, तो पहले देखेंगे भैया, पहले महात्मा गांधी जी भी थे, सुभाष चंद्र बोस का भी एक के दो के सिक्के नए। अब तो अनाज छपा रहे, एक तरफ एक कर लिखा रहे और अनाज छपा रहे हुए है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हमने समुद्रगुप्त के हमें सिक्के मिले, तो उनमें सिक्के पर देखा कि संगीत, मतलब कि समुद्रगुप्त बीणा बजाते हुए है, तो भाई साहब ये संगीत का प्रेमी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दरबारी कवि की यदि बात होगी तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है वो था हरिसेन। मेरे प्यारो, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, हरिसेन करना है, ठीक है क्या? हरिसेन, और हरिसेन की बात होगी, ये बात आती है सर जी प्रयाग प्रशस्ति लेख। सबसे सुंदर क्वेश्चन आपके सामने होगा, प्राग प्रशस्ति लेख या अभिलेख किसने लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है ना। अभिलेख किसने लिखा मेरे प्यारो? अभिलेख लिखा किसने? तो आप बताएंगे हरिसेन ने लिखा है। और प्रयाग प्रशस्ति लेख पर मेरे प्यारो जो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है, जितनी भर भी इसने विजय प्राप्त की है, उन प्राग प्रशस्ति अभिलेख में कौन लिखता गया? हरिसेन। और हरिसेन कौन था सर जी? तो आप बताएंगे सर जी इनका दरबारी कवि था। एक मेरा भैया कह रहा है सर जी समुद्रगुप्त के बचपन का नाम कांच था। मतलब अब मैं एक और बताऊं आपको, कुछ जो है इतिहास कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त के बचपन का नाम कांच था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये इसका बड़ा भाई था, ठीक है ना। और जिसमें मैं अभी बता रहा हूं, इनकी जो बातें हैं वो सटीक ना मिल पाई, ठीक है। कुछ कांश बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये इसका बड़ा भाई है। तो इसलिए वैसे ये जो है आपकी क्वेश्चन ना आएगा कि बचपन का नाम, या क्योंकि उसमें अपवाद की चीजें हैं, और जो अपवाद की चीजें हैं वो क्वेश्चन में बहुत कम आती हैं, ठीक है। चलो जी, आ रही है बात समझ में ना? जी प्रश्न आएगा, बुरा क्यों मान लेते हो? अच्छा, ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया। अब भाषा की बात होगी सर जी। भाषा, इसकी भाषा क्या थी? मतलब दरबारी भाषा की बात होगी तो आप संस्कृत कर देंगे सर, संस्कृत, ये आपको कर देना है। भाषा सर जी संस्कृत आप करेंगे। और इस तरीके से यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारो आता ही है 100%, ठीक है। चलो आगे चलूं जी, चलो। अब इसी के बाद आता है अगला जो राजा होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा होगा सर जी? चंद्रगुप्त सेकंड आप करेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड। और इसे भैया विक्रमादित्य भी हम बोल देते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपने पढ़ा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की यदि बात आएगी, और सर इसके समय की बात यदि मुझसे पूछी जाए कि इसका समय, तो आप 375 एडी से करेंगे सर। और कब तक? 415 एडी तक, ये आपको कर देना है, ठीक है। तो हम बताएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो समय है वो 375 एडी से लेकर और 415 एडी तक ये बैठेगा। आपका समय बता देना है यदि समय पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अब इसकी उपाधियां, एक बार हम इसकी उपाधियों के बारे में करेंगे चर्चा। और उपाधियां भैया इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसकी उपाधियों की बात होगी सर, इसे विक्रमांक भी कहा जाता है। विक्रमांक ये आपको बता देना है, विक्रमांक, ठीक है। एक सर जी इसे विक्रमादित्य भी हम बताएंगे। कौन सा भाई? उपाधि तो ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की है, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने भी, तो कर सकते हैं क्यों ना भाई, बेटा भी तो कर सकता है। चलो
और विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत की इसने सर जी ठीक है ना उपाधि धारण की है। किसने? तो चंद्रगुप्त सेकंड, और नाम के आगे लगा दिया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चलो जी मेरे प्यारो, जिस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा है, या चंद्रगुप्त सेकंड गद्दी पर बैठा है, तो गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। चरमोत्कर्ष का मतलब शिखर पर, अब कोई हराने वाला नहीं है। अधिकांशतः भारत के संपूर्ण से राज्य अधीन हो गए हैं। तो यदि बात होगी सर जी, ठीक है ना, किसके समय की बात है, तो आप बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। ये लिख देना है आपको, किसके शासन काल की बात होगी सर? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? तो आप बताएंगे सर गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य अपने अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। अपने किस पर पहुंच गया सर जी? तो हम बताएंगे अपने चरमोत्कर्ष मतलब शिखर पर, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। शिखर पर पहुंच गया था, ये आपको बताना है, पहुंच गया था। आ रही है बात समझ में सभी की? जैसे ही मैं बात आपको बताऊं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए, मतलब अपने शिखर पर पहुंच गया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है मेरे प्यारो, कला और साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। तो यदि क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन है या काल है, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल मेरे प्यारो, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला एवं साहित्य का, कला एवं किसकी बात होगी सर जी? कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल। कला एवं साहित्य का क्या होगा सर जी? कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल क्या होगा सर? कहा जाता है, ये आपको बताना है, कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। चंद्रगुप्त सेकंड का जो काल है वो कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कला और साहित्य, क्यों? क्योंकि नवरत्न दरबार में रहते हैं सर जी, उन नवरत्नों के बारे में भी मैं बताऊंगा, तो आपको बताना होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला एवं साहित्य का सुवर्ण काल कहा जाता है, ये आपको कर देना है। ठीक है, चलो जी, यहां तक पॉइंट सभी के समझ में? हाँ जी। एक आता है सर जी चीनी यात्री फाइयान, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। चीनी यात्री सबसे पहले आ रहा है, और चीनी यात्री क्या होगा सर? फाइयान, इस तरीके से करना है, फाइयान ऐसे कर देंगे। ठीक है, चीनी यात्री फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के, कौन से गुप्त की बात होगी सर? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, के क्या होगा सर? शासन काल में, ये आपको लिख देना है कि शासन काल में भारत आया था। के शासन काल में हम बताएंगे सर जी भारत आया था। भारत क्या था? आया था, ये आपको बता देना है, भारत आया था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है चीनी यात्री फाइयान किसके? तो सर जी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है ना, आज के समय क्या आ गया सर जी? भारत आ गया, ये भी आपको लिख देना है। आएगा क्वेश्चन तो निश्चित हम बताएंगे। और इसके अन्य नाम पूछे जाते हैं मेरे प्यारो, आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम यदि मुझसे पूछे जाएं तो मैं तो बता दूंगा सर, अदेवगुप्त भी इसका अन्य नाम था। आजे की गुप्त वंश के किस राजा को देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो आप बताएंगे सर जी चंद्रगुप्त सेकंड को जाना जाता था। देवगुप्त पढ़ा होगा आपने। देवराज भी कहा जाता था सर जी, देवराज भी आप बताएंगे। और मेरे प्यारो देवश्री भी कहा जाता था, देवराज भी कहा जाता था और देवश्री भी कहा जाता था। जो चीनी यात्री फाइयान दरबार में आया, और आ जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या है? देवगुप्त, देवराज व देवश्री,
ये किसके अन्य नाम होंगे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम होंगे। ये आपको कर देना है बहुत बढ़िया तरीके से। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मेरे प्यारो 9 रत्न रहते थे, ठीक है ना। आता है क्वेश्चन कि 9 रत्न किसके किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आपको लिख देना है चंद्रगुप्त, ठीक है, द्वितीय के शासन मतलब दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है ना, किसकी बात है? दरबार में सर जी 9 रत्न आपको लिख देना है, नवरत्न रहते थे। अब वे नवरत्न कौन कौन से थे उनके बारे में हम एक बार पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। एक नाम था छंपका, ठीक है ना, या कहीं कहीं क्षणका भी आ जाता है, या आप छंपका भी इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। ये था, ये ज्योतिष विद्या, मतलब इसका जो क्षेत्र था वो था ज्योतिष विद्या, ये इसका जो कार्य था ना ज्योतिष विद्या का था। और मेरे प्यारो ये इसने जो रचना किसकी की है? ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी इसने। कौन से शास्त्र की? तो आप बताएंगे ज्योतिष शास्त्र की। ये आप क्षेत्र लिख देंगे और ये आप रचना कर देंगे। छंपका या क्षणका, इसने ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते था, इसका कार्य क्या था? तो ज्योतिष विद्या से इसका कार्य था, ठीक है। एक था सर जी धनवंतरी, आपने पढ़ा होगा धनवंतरी, भाई ये कई बार क्वेश्चन आया। और ये इसकी जो धनवंतरी की बात होगी तो ये चिकित्सक था। क्या था सर जी? आप बताएंगे चिकित्सक, ठीक है, या चिकित्सा से संबंधित था। और इसने चिकित्सा मतलब आयुर्वेद, एक चिकित्सा की पुस्तक है, आयुर्वेद की रचना की थी। ये चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक होगी यदि आप वो वेद मान लो, ठीक है ना। चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक आपको बताना है, चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक थी और नाम था सर जी किसका? जो चिकित्सा से संबंधित था, धनवंतरी। अब आता है कि धनवंतरी चिकित्सा या चिकित्सक किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, या चंद्रगुप्त मैं बोलूं तो सर जी विक्रमादित्य के दरबार में, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ेंगे सर, आगे चलेंगे। कालिदास, अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया कालिदास किसके दरबार में रहते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा। कालिदास कितनी बार जन क्वेश्चन पूछा गया। ये नाटक व काव्य से इनका जो क्षेत्र था, नाटक व काव्य, इस तरीके से क्षेत्र की बात होगी तो नाटक व काव्य आप बताएंगे। और मेरे प्यारो एक और मैं यहाँ पर बात बताना चाहूंगा आपको कालिदास जी के बारे में। इन्हें भारत का शेक्सपियर तो कहा ही जाता है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना, ये कई बार क्वेश्चन रचना की बात होगी तो अभिज्ञान शाकुंतलम इस तरीके से लिखना है सर जी, अभिज्ञान शाकुंतलम इस तरीके से बताएंगे। और मेघदूतम की रचना, ठीक है, ये आप बताएंगे मेघदूतम, रघु संभव मेघदूतम, तम करना है ना। और मैं रचना लिखवाता भी चलूंगा, मेघदूतम। अब बात आती है कालिदास जी को क्या कहा जाता है सर? कालिदास को मेरे प्यारो भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर, भारत का जो शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है तो हम बताएं सर? हाँ, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप बता देना सर जी, कालिदास को कहा जाता है। कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा जब परीक्षा में आएगा। चलो चौथे की तरफ आपको लेकर चलूंगा मैं। अमर सिंह का नाम सुना होगा सर जी आपने। अमर सिंह किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये यदि शब्दकोश की ये मतलब कि शब्दकोश से संबंधित थे, जो शब्द वगैरह को ढूंढते थे, इनका क्षेत्र था शब्दकोश से। किससे था सर जी? क्षेत्र की बात होगी क्योंकि ऊपर क्षेत्र मैंने लिखवा दिया था ना। और अमर कोश शब्दावली की इन्होंने रचना की थी। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे सर अमर कोश क्या थी? एक शब्दावली थी। इसकी रचना किसने की है? अमर सिंह ने की है।
किसके दरबार में रहते थे? तो आप बताएंगे सर जी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। पांचवे की तरफ आप चलेंगे, बारहा बरहा मिहिर, ये आपको लिखना है कौन सा मिहिर होगा, बरहा मिहिर आपको करना है। और मेरे प्यारो ये ज्योतिष विज्ञान, ठीक है ना, कौन सी विज्ञान की बात होगी सर, ये आप बता देना। ये तो ज्योतिष विज्ञान से संबंधित थे, बरहा मिहिर ज्योतिष विज्ञान से संबंधित थे। और बृहत संहिता, बृहद संहिता की रचना इन्होंने की है, बृहद संहिता की रचना की, ठीक है, किसने? बरहा मिहिर ने की है। छठे की बात होगी सर जी बरूची, इन्हें सब याद कर लेंगे, बरूची, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और इनका क्षेत्र क्या होगा सर जी? व्याकरण। बरूची का क्षेत्र यदि मुझसे पूछा जाएगा तो व्याकरण करेंगे। और इन्होंने व्याकरण की ही रचना की, मतलब कि व्याकरण, व्याकरण रचना, मतलब कि एक व्याकरण की रचना की है। तो ये क्वेश्चन है, आते हैं कि अमर सिंह, बरहा मिहिर, बरूची, कालिदास, छंपक, ये ठीक है ना किसके दरबार में रहते थे? धनवंतरी, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है, ये पूछे जाते हैं किसके दरबार में रहते थे। और जब क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर मुझे बताएंगे। आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है। शंकु की बात होगी सर जी, आएगा कि शंकु किसके दरबार में रहता था? तो भाई टोटल कितने हैं ये? क्या हो गए? 9 थे ना, 6 हो गए। ये आए शंकु जी 7वें नंबर के हैं। ये वास्तुकला से संबंधित थे। कौन सी कला? इनका क्षेत्र था वास्तुकला, ठीक है ना, वास्तुकला से संबंधित हैं। और शिल्प शास्त्र की इन्होंने रचना की थी। किसकी सर? शिल्प शास्त्र की हम बता देंगे, शिल्प शास्त्र की रचना की है, ठीक है। शंकु, ठीक है। 8वें की बेताल भट्ट आपने पढ़े होंगे, बेताल भट्ट, ठीक है, ये किससे? जादू से संबंधित थे, बेताल भट्ट, ये आपको बताना है। बेताल भट्ट किससे संबंधित थे सर जी? आप बताएंगे ये तो जादू से संबंधित थे, बेताल भट्ट। और मेरे प्यारो इन्होंने मंत्र शास्त्र की रचना की है। कौन से शास्त्र की बात होगी? तो हम बताएंगे सर इन्होंने तो मंत्र शास्त्र की रचना की है। और एक और होगा नौबा, नौबे का नाम होगा हरिसेन, ठीक है, हरिसेन ना, ये हरिसेन है। और मेरे प्यारो ये कवि थे। ये कौन थे? कवि थे। और इन्होंने कविताओं की रचना की है। किसकी? कविता की रचना की है। तो ये होंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले नवरत्न, ठीक है। चलो क्या है सर जी? ठीक है, तो ये आपको बता देना है, ये नवरत्न थे। और ये पूछे जाते हैं अमर सिंह, बरहा मीर, बरूची, कालिदास, धनवंतरी, छंपका, ठीक है ना, वेताल भट्ट, शंकु, हरिसेन, ये किसके दरबार में रहते थे? तो आपको बता देना है सर जी ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट की तरफ हम चलेंगे, ये आपने लिख लिया। मित्रों, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। और यदि मैं बात करूंगा कौन से सिक्कों की बात होगी, तो यहां बताएंगे सर रजत सिक्के, ठीक है। तो आपको लिखना है रजत सिक्के जारी करने वाला। कैसे सिक्कों की बात है मेरे प्यारो? रजत सिक्के जारी करने वाला, रजत सिक्के जारी करने वाला, ये आपको करना है, जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? प्रथम गुप्त शासक, ठीक है, प्रथम गुप्त शासक मेरे प्यारो, प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त सेकंड था। ये आपको बताना है। कैसे सिक्कों की बात होगी? रजत सिक्के, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त सेकंड आपको कर देना है। और गुप्त काल में इन्हें रुपय्यक कहा गया है मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूं रजत सिक्के जारी करने वाला, मैं बोलूंगा कहा क्या जाता था, तो आप बताएंगे रुपय्यक, ये आप लिख देंगे, रुपय्यक कहा जाता था। रजत सिक्के जारी करने वाला कहा जाता था। तो प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो आप बता देना सर जी इसका नाम तो चंद्रगुप्त सेकंड होगा। नोट कर लिए होंगे आपने। और गुप्त काल में इन्हें क्या कहा जाता था? रुपय्यक। क्या कहा जाता था सर जी? रुपय्यक कहा जाता था। चलो अगला क्वेश्चन, शक विजेता मेरे प्यारो किसकी बात होगी? तो शक विजेता, ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर है। गुप्त वंश के किस राजा को शक विजेता, ठीक है, शक विजेता कहा जाता था? क्यों? तो मेरे प्यारो ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा।
किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी कहा जाता था। क्यों कहा जा रहा है? पश्चिम भारत के अंतिम, ठीक है ना, शक राजा रुद्रसेन द्वितीय को इन्होंने पराजित कर दिया। पश्चिमी भारत की बात है और पश्चिमी भारत का अंतिम शक राजा था, नाम था रुद्रसेन सेकंड, को पराजित कर दिया। इसलिए मेरे प्यारो इसे शक विजेता भी कहा जाता है, ठीक है ना, कहा जाता है। किसे? चंद्रगुप्त सेकंड को। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे बढ़िया तरीके से। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा गया है और इसी के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। शकारी भी हम बोल देंगे, ठीक है। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में एक लोह स्तंभ है, प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है सर जी। दिल्ली की कौन सी होगी? तो हम बताएंगे कुब्बत उल इस्लाम, इस तरीके से लिख देना है सर। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में मेरे प्यारो, किसके प्रांगण की बात है? दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, प्रांगण में, ठीक है ना। प्रांगण में लोह स्तंभ का निर्माण, कौन से स्तंभ की बात है मेरे प्यारो? लोह स्तंभ का जो निर्माण है, लोह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में करवाया गया था। निर्माण किसका? तो आप बताएंगे सर चंद्रगुप्त सेकंड की स्मृति में, चंद्रगुप्त सेकंड की स्मृति में करवाया गया था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, स्मृति में करवाया गया था। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे और ऐसा क्वेश्चन आता ही है। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लोह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त सेकंड की स्मृति में करवाया गया। इसे छाप देंगे और निश्चित तौर पर ऐसा क्वेश्चन मेरे लाडलो ये पूछा जाता है। किसकी स्मृति की बात होगी सर? चंद्रगुप्त सेकंड की स्मृति की यहाँ पर क्या होने वाली है? तो आप बताएंगे सर बात होने वाली है। आ रही है बात समझ में? चलो जी, आ रही है बात समझ में सभी के? हाँ जी आ रही है। अब इसके चलते हैं हम सर जी एक वैवाहिक संबंध, कैसे संबंधों की बात होगी तो आपको हेडिंग डाल देना है वैवाहिक संबंध। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे बढ़िया तरीके से। कौन से संबंध की बात है मेरे प्यारो? वैवाहिक संबंध आप डालेंगे। और पहले होगा नागवंश। कौन सी वंश? मतलब कि पहले नागवंशों से वैवाहिक संबंध। मेरे प्यारो पूना ताम्रपत्र के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेर नाग, से विवाह किया था। यदि मैं ताम्रपत्र, पूना का जो ताम्रपत्र है उसको पढ़ूं और उसे देखूं तो चंद्रगुप्त सेकंड ने मेरे प्यारो नागवंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेर नाग, से विवाह किया और उसी से एक पुत्री का जन्म हुआ, ठीक है ना। और ये अभी आपकी रिसेंटली यूपी पुलिस की परीक्षा में भी पूछा गया था कि जो प्रभावती जो गुप्त थी, प्रभावती गुप्त के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त सेकंड। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बताना है, नागवंश यहां तक डाल देना है, ठीक है ना। नागवंश की राजकुमारी मैं आपको बताऊंगा कौन सी नागवंश की राजकुमारी थी सर जी। अब विवाह की बात है ना, चंद्रगुप्त सेकंड ने विवाह किया है नागवंश की राजकुमारी और राजकुमारी का नाम होगा सर, नागवंश की राजकुमारी नाम क्या है सर? कुबेर नाग। ये आपको लिख देना है। कुबेर नाग से विवाह किया, कुबेर नाग से विवाह किया। और मेरे प्यारो जब विवाह किया है, इसी से विवाह किया, इसी से, ठीक है ना, इसी इसी से, ये आपको लिखना, इसी से प्रभावती गुप्त का जन्म होता है। प्रभावती गुप्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रभावती गुप्त का क्या होता है सर जी? प्रभावती गुप्त का जन्म होता है। आर्य बात समझ में? प्रभावती गुप्त के पिता का नाम क्या था? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त सेकंड। माता का नाम था कुबेर नाग। क्या था? कुबेर नाग था। वाकाटक वंश की बात करूंगा मेरे प्यारो, वाकाटक वंश जिसका
महाराष्ट्र पर अधिकार था, किस पर? महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। और मेरे प्यारों, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, एक वाकाटक वंश के राजा थे रुद्रसेन, ठीक है। द्वितीय से उसका विवाह भी कर दिया, ठीक है। तो ये आप यहां से पढ़ेंगे हम कल। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो कल, हाँ पहले कल आपका होगा टेस्ट। इसका होगा एक तो मौर्य साम्राज्य और एक मौर्योत्तर काल। तो सभी को दोनों के दोनों टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से करने हैं और कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मित्रों मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी कल। सभी को जुड़ना है। कल टेस्ट होगा मौर्योत्तर काल और मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और मौर्य काल, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मुलाकात होगी कल। तो अपनी वाणी को दूंगा विराम। सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।